पार्क के उस शांत कोने में शाम ढलने को थी। पेड़ों की पत्तियों पर हल्की हल्की हवा झूल रही थी। झिंगुर की आवाजें दूर से आ रही थीं और घास में बच्चों के कदमों की आहट धीमी होती जा रही थी। एक कोने में लगे लकड़ी के बेंच पर अरहा बैठी थी। उसकी नजरें खला में गुम थीं मगर हाथ बेख्याली में घास नोच रहे थे। उसके अंदर का बेचैनी साफ झलक रही थी। होंठ भींचे हुए और पेशानी पर गहरी शिकनें थीं। अचानक पीछे से भागते हुए कदमों की आवाज आई और रमेश हाँफता हुआ सामने आया। पसीना उसके माथे पर चमक रहा था और शर्ट के 2 बटन खुले हुए थे। वह जल्दी से उसके पास बैठ गया और घबराए लहजे में बोला, सॉरी सॉरी, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, इसलिए देर हो गई, वरना आज मैं तुमसे पहले पहुंच जाता। अरहा ने उसे एक पल देखा, फिर सख्त लहजे में बोली, तुम रहने दो, मेरे लिए यह कोई नई बात नहीं है। तुम हमेशा मुझे इंतजार करवाते हो। तुमसे बेहतर तो मुआज है, गुस्सा करता है, डांटता है, लेकिन कभी इंतजार नहीं करवाता। जब मुझे ज़रूरत होती है तो वक्त पर मेरे लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन तुम हमेशा देर करते हो, फ़ोन भी नहीं उठाते। कहीं ना कहीं वह मुझे तुमसे लाख गुना बेहतर लगता है। रमेश की आंखों में चुभन सी उभरी और उसने त्योरी चढ़ाकर कहा, तुम्हारी समस्या क्या है अरहा? मैंने 1000 बार कहा है मेरे सामने उसका नाम मत लिया करो, लेकिन तुम जानबूझकर उसका जिक्र करके मेरा खून जलाती हो। अगर वह मुझसे बेहतर है तो मैं चला जाता हूँ, मेरे रहने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरहा ने तल्खी से हंकारा भरा और नजरें नीची कर लीं। मर्जी है तुम्हारी, मैं कर भी क्या सकती हूँ। उसका दिमाग गर्म था और दिल बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, इसलिए जो मुंह में आ रहा था कह रही थी। रमेश कुछ पल चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर उसका हाथ थाम लिया। यार, क्या हो गया है तुम्हें? हम पूरे 1 महीने बाद मिले हैं और तुम इतना गुस्सा कर रही हो। उसने नरमी से संभालना चाहा, क्योंकि वह जानता था कि अगर अरहा गुस्से में आ गई तो उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। अरहा ने हाथ नहीं छुड़ाया, मगर नजरें उसके चेहरे पर गड़ा दीं। वह कुछ और कहता उससे पहले ही अरहा भरे हुए लहजे में बोली, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही है। मैं थक चुकी हूँ रमेश। मैं भी औरत हूँ, चाहती हूँ कि कोई मुझे प्यार करे, मेरी फिक्र करे, मेरे लिए परेशान हो। मगर न तुम वैसे हो और न वह जिसके निकाह में मुझे बांध दिया गया है। मुझे तो एक बेकार चीज समझ लिया गया है। कहीं से वह मोहब्बत और अपनापन नहीं मिल रहा जिसकी मुझे चाह है। रमेश ने तुरंत बात काट दी। तुम गलत मत कहो, मैं तुम्हें प्यार देना चाहता हूं मगर तुम लेना ही नहीं चाहती। वह धीरे धीरे उसके करीब आया और हाथ रखते रखते उसके कंधे तक पहुंचा। अरहा ने तुरंत पीछे हटकर फासला बना लिया और सख्त आवाज में बोली, हद में रहो। प्यार करने का मतलब सिर्फ हवस मिटाना नहीं होता। प्यार जताने के कई तरीके होते हैं, लेकिन तुम में वह काबिलियत है ही नहीं। छोड़ो, मैं भी किससे झगड़ रही हूं। उसने आंखों की नमी छिपाने के लिए पलकें झपकाईं। वह ऐसी ही थी, मोहब्बत में जान देने वाली, रिश्तों के लिए कुर्बान होने वाली, मगर अपनी इज्जत और वकार का ध्यान रखना भी जानती थी। रमेश शर्मिंदा होकर चुप हो गया। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद अरहा गंभीर लहजे में बोली, खैर, मैं आज यहाँ इसीलिए आई हूँ कि इस मसले का हल निकाल सकूं। मैं अब और माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं उससे तलाक लेना चाहती हूँ ताकि दूसरा निकाह कर सकूं। तुम तैयार हो? मेरी उम्र 24 साल हो गई है। वह दिन दूर नहीं जब घर में रुखसती की बात शुरू हो जाएगी और मैं मुआज जुल्फ़िकार की दुल्हन नहीं बनना चाहती। इसलिए तुमसे कह रही हूँ कि निकाह की तैयारी शुरू कर दो। रमेश कुछ पल सकते में रहा। उसके होंठ सूख गए और नजरें जमीन पर टिक गईं। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और अरहा की आंखों में देखते हुए बोला, अच्छा, ठीक है, मैं पहले घर जाकर तुम्हारी बात करूंगा। उसके बाद तुम तलाक का मुद्दा उठाना, अभी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। घर में फ़िलहाल तलाक की बात मैं अभी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी हिम्मत अभी मजबूत नहीं है। अरहा के चेहरे पर निराशा और थकान के निशान साफ थे। वह कुछ नहीं बोली, बस नजरें झुकाकर घास की ओर देखने लगी। हवा फिर से पेड़ों की पत्तियों में हलचल कर रही थी, जैसे पार्क भी इस बातचीत की गंभीरता को महसूस कर चुप्पी ओढ़े बैठा हो। उसके मन में कई तरह के विचार आ रहे थे, पर फिलहाल उसने चुप्पी ही बेहतर समझी। कुछ देर और वहीं बैठे रहे, फिर वह चुपचाप अपने घर के लिए निकल पड़ी। दूसरी ओर रमेश ने भी उसे रोका नहीं। सूरज ढलने ही को था और हवेली के बड़े दरवाजे पर लालटेनों की मंद रोशनी जल चुकी थी। आंगन में सन्नाटा था, पर ड्राइंग रूम से धीमी सुनी बातें सुनाई दे रही थीं। अरहा जैसे ही हवेली में दाखिल हुई,
उसके कदम रुक गए और वह कुछ क्षण वहीं ठहरी रही। दिल की धड़कन तेज थी। भीतर से दादी की भारी और निर्णायक आवाज आ रही थी कि हाँ, तो आप लोग विदाई की बात करो, चर्चा से ही काम बनते हैं। रहमान साहब की आवाज में दबा हुआ स्नेह और थकान था। हाँ माँ, अब भाई से बात करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी अब विदा हो जाए, बाप के कर्तव्य से मुक्त हो जाना चाहिए। अरहा के भीतर जैसे अंगारे भड़क उठे। उसने गुस्से को दबाकर मुट्ठियां बांध लीं। कुछ पल दरवाजे के पास खड़ी रहीं, फिर गुस्से से दरवाज़ा धक्का देकर अंदर चली आईं। सब चौंक पड़े। उसने रमीज के साथ हुई बातचीत को मुश्किल से दबा रखा था, पर सहने की हद पार हो चुकी थी। अंदर आते ही चिल्लाई, ये सब क्या हो रहा है? बिना मेरी अनुमति के कोई विदाई नहीं होगी। मैं अभी विदा नहीं होना चाहती। एक हफ्ता पहले भी उसने पिता से यही कहा था कि फिलहाल विदाई के विषय को अपनी और अपनी जिंदगी से हटा दें, पर यह विषय पिता के लिए सबसे प्रिय बन चुका था। अब वह साफ कह रही थी कि फिलहाल वह विदाई नहीं चाहती, और यदि जोर आजमाया गया तो परिणाम बुरा होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ क्षण बाद रहमान साहब ने हैरानी और गुस्से में पूछा, ऐसा कैसे बोल रही हो अरहा? दिमाग ठीक है तुम्हारा? वजह बताओ, क्या समस्या है? दादी उठकर सख्त होकर बोली, चुप हो जाओ अरहा। बड़े लोगों से ऐसे बात करने का तरीका क्या है? अपने पिता के सामने ये कैसी बात है? अरहा की आंखों में आंसू और आक्रोश दोनों थे। वह एक पल चुप रही, फिर फटकर बोली, ये जिंदगानी मेरी है बाबा। मैं तय करूंगी कि मुझे कब और कैसे विदा होना है, किसी का दखल नहीं। आप सब ने मेरे लिए पहले ही फैसला कर दिए, और वे फैसले मेरी जिंदगी को भरी पड़ी कर चुके हैं। अब मैं अपनी मर्जी के खिलाफ नहीं चलूंगी। ये बदतमीजी या तालीम की बात नहीं है। हर इंसान को हक है कि वह अपनी खातिर आवाज़ उठाए। मुझे अभी विदा नहीं करनी है, और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये विषय बंद कर दें। दादी ने कहा, हमने तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं की, तुम खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। कितनी बार समझाया कि वह तुम्हारा पति है और तुम्हारा फर्ज है उसकी सेवा करना। अरहा ने उनकी बात बीच में काट दी। स्वर ऊंचा कर कहा, मुझे अपने लिए आवाज उठाने का हक है। इसमें छोटा बड़ा नहीं होता। सारे फैसले मेरी जिंदगी से जुड़े हैं। मैं क्यों उसकी सेवा करूं? उसके पीछे पीछे क्यों भागूं? क्या उसे मेरा एहसास नहीं? मैं भी तो उसकी पत्नी हूं, पर उसके लिए मेरी अहमियत सिर्फ घमंड भर है। क्या आपने कभी सोचा कि मैं क्या चाहती हूं? आप सब अपनी इज्जत, अपनी बात, अपने रिश्ते की फिक्र करते हैं, पर मेरी क्या फिक्र हुई? किसने पूछा? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूं? क्या मैं इंसान नहीं हूं? रहमान साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो और कुछ कहती, इससे पहले ही वो बोले, अरहा, ये बदतमीजी है। बेटी कभी बाप के सामने इस तरह नहीं बोलती। अपनी जुबान को लगाम दो। हमें तुम्हारी बहुत कदर है। अगर तुम्हारी कदर नहीं होती तो कब का तुम्हारी तलाक करवा देता, उस दिन ही जब तुमने मुआद से जुबान दराजे की थी। लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा, और आज तुम मुझे कसूरवार ठहरा रही हो। मगर अरहा रुकने को तैयार नहीं थी। उसके अल्फाज धड़कते दिल की चीखों की तरह निकल रहे थे। मैं बदतमीज़ हूँ या नहीं, ये बहस छोड़ दीजिए, मगर हकीकत ये है कि ये मेरा मामला है, ये मेरी ज़िंदगी है। मेरी मर्ज़ी के बिना कोई फ़ैसला नहीं होगा। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर याद रखिए, मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, और किसी भी हद तक का मतलब हर हद पार कर देना है। कमरे की फ़ज़ा और ज़्यादा कशीदा हो गई। दादी बेगम ने हाथ मेज़ पर मारा और गरजदार आवाज़ में बोलीं, ये कैसी ज़ुबान है तुम्हारी? लड़की हो तुम, शर्म नहीं आती बड़ों से इस तरह बात करते हो? जाओ, निकल जाओ यहाँ से। जब तक अकल ठिकाने ना आ जाए हमारे सामने मत आना। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो उसका दिमाग दुरुस्त कर दें। आज तक उनके खानदान में किसी लड़की ने इस तरह बाप के सामने खड़े होकर जुबान नहीं चलाई थी, मगर वो जिस तरह चीख रही थी उनकी बस हो गई थी। अरहा ने तल्खी से हंकारा भरा। आंखों में आंसू चमकने लगे, मगर लहजा मजबूत रहा। आप चाहे मुझे बदतमीज कहें, नाफरमान कहें या बेइज्जत, मगर मेरी जिंदगी पर मेरा हक रमाज है, और ये हक मैं किसी के हाथ में नहीं दूंगी। ये कहकर वो गुस्से और तल्खी के साथ पलटी और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। पीछे ड्राइंग रूम में सन्नाटा गहरा हो गया था। सब एक दूसरे को देखते रह गए, जैसे पहली बार एहसास हुआ हो कि ये लड़की अब वो नहीं रही जिसे आसानी से काबू में किया जा सके। कमरे में नीम तारीकी फैली हुई थी। रात के 2 बज रहे थे।
पूरा घर गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। बाहर आंगन में झींगुरों की आवाज़ें मद्दम सरगोशियों की तरह गूंज रही थीं। अरहा पलंग के कोने पर बैठी थी। थकान और उलझन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। उसके आसपास बिखरी हुई किताबें और आधा खुला हुआ डायरी का सफ़ा उसकी बेचैनी की गवाही दे रहे थे। चंद लम्हों बाद अचानक मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। उस खामोशी में वो आवाज़ चीरकर दिल को दहला देने वाली थी। अरहा चौंकी और जल्दी से फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया। स्क्रीन पर नाम देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। मुआज़ का फ़ोन था। उसके जहन में एकदम सवालात उभर आए कि इस वक्त क्यों फ़ोन किया है, क्या मकसद है उसका। न जाने क्यों उसे एक अजीब चिढ़ थी। उसका बस नहीं चलता था कि इस आदमी का मुंह तोड़ दे, मगर जानती थी अगर उसके सामने ऊंची आवाज़ में भी बात की तो पूरा घर उसके खिलाफ हो जाएगा। इसलिए अपना लहजा हमेशा वो हमवार रखने की कोशिश करती थी। चंद लम्हों तक वो हिचकिचाई, फिर कॉल रिसीव कर ली। दूसरी तरफ मुआज की सख्त और गुस्से भरी आवाज़ गूंजी। तुम्हें ज़रा भी तमीज़ नहीं है अरहा, तुमने दादी के साथ बदतमीज़ी की। अगर रुखसती के बारे में कोई बात करनी थी तुम मुझसे करती। बड़ों के दरमियान यूं जुबान चलाने की क्या ज़रूरत थी। तुम्हारे बाबा कितना दुखी हो रहे हैं तुम्हें ज़रा एहसास है। न जाने तुमने मेरी और अपनी दुश्मनी को क्या रंग दे दिया है। इतनी बदतमीज़ तो तुम कभी नहीं थी। दादी के सामने जुबान चलाने की ज़रूरत क्या थी। मुझे अब तुम बताओ लाजमी। उसका दिमाग एकदम घूम गया था। काफी देर तक वो कमरे में बैठा खुद को ठंडा रखने की कोशिश कर रहा था, मगर अब उसकी हद से आगे बढ़ गया था। दादी बेगम से वो बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए उनका जरा सा रोना भी उसकी बर्दाश्त से बाहर था। अरहा का लहजा फौरन तल्ख हो गया। वो सख्त लहजे में बोली, मैं अपने बाप से बात कर रही थी। दादी बेवजह बीच में क्यों बोलीं? मैं अपने बाप से जिस मर्जी तरीके से बात करूं ये मेरा और उनका मामला है। वो क्यों बोल रही थीं? जो बीच में बोलेगा वो बातें सुनेगा। और तुम क्यों मुझे बातें सुना रहे हो? तुम्हारा और मेरा कोई बीच नहीं है। बेहतर होगा अपनी हदों में रहो। रमीज़ की बातें और आज की तल्ख़ कलामी ने उसे वाकई बहुत तल्ख़ कर दिया था, इसलिए उसके मुंह में जो आ रहा था वो बोलती जा रही थी। मुआज का दिमाग जैसे भक से उड़ा, उसकी आवाज़ और बुलंद हो गई। अपनी ज़ुबान को लगाम दो अरहा, और याद रखो मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मेरा हक है कि तुम्हें टोको समझाऊं। ये अंदाज शौहर के साथ रवाना नहीं रखा जाता। अपनी हद में वापस आ जाओ। ये न हो किसी और की वजह से तुम अपने करीबी रिश्ते खोती चली जाओ। अरहा ने मोबाइल मजबूती से थाम लिया और झुंझलाकर बोली, शौहर? तुम सिर्फ निकाह के कागज़ पर मेरे शौहर हो। हकीकत में तुमने कभी मुझे बीवी का मकाम दिया ही नहीं है। न तुमने मेरा हाल पूछा, न मेरा साथ दिया। आज अचानक तुम्हें इतनी गैरत आ गई कि फ़ोन पर मुझे ताने दे रहे हो। बेहतर होगा अपना ये शौहर वाला अंदाज़ अपने तक ही सीमित रखो। और ये जो दादी बेगम की साइड ली जा रही है, ये सब उनके सामने करना ताकि तुम्हारे नंबर बढ़ें। मुझे सुनाकर फिजूल में तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। न मैं तुम्हें कुछ समझती हूँ और न ही आगे समझने का इरादा रखती हूँ। कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई। सिर्फ सांसों की तेज़ी सुनाई देती रही। फिर मुआज़ दांत पीसते हुए बोला, मैं तुम्हें क्या बोलूं? तुम वो रही ही नहीं हो जो इस घर की बेटी थी। अपनी जुबान को लगाम दे दो और बड़ों की इज्जत करना सीखो, वरना तुम एक ऐसे दरिया में बहती चली जाओगी जिसका पानी कभी नहीं रुकता और न ही कोई किनारा मिलता है। और तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं जानता? तुम्हारे अंदर कितना गुस्सा है, कितनी जिद है, और जो हरकतें तुम बाहर कर रही हो सब इल्म है मुझे। जितना मैं तुमसे गाफिल नजर आता हूँ अरहा बीबी, उतना गाफिल हूँ नहीं। मगर अब बस, मुझे तुमसे बात करनी है, वो भी सामने, इस तरह फ़ोन पर नहीं। इसीलिए अभी के अभी छत पर आओ। अरहा सख्ती से बोली, मुझे तुमसे किसी कस्म की बात नहीं करनी। अगर तुम्हें अपनी मर्दानगी दिखानी है तो अपने घर वालों के सामने दिखाओ। मुझे डराने की कोशिश मत करो। मुआज ऊंची आवाज़ में बोला, फ़ोन क्यों किया है? ये पूछ रही हो तो सुनो। तुम्हारा ये रुखसती वाला मामला मैं ही हल करूंगा। इसीलिए कहाँ है, छत पर आओ। मुझे अभी बात करनी है तुमसे। तुम्हारे तमाम मसले आज के आज हल हो जाएंगे। अरहा तंजिया हंसी के साथ बोली, रात के 2 बजे छत पर आ जाऊं? क्या तमाशा बनाना चाहते हो? मैं नहीं आ रही? न जाने क्यों उसे खौफ महसूस हुआ था। मुआज की बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो गया था। वो दहाड़ कर बोला, अरहा, मैं कह रहा हूं ना, छत पर आओ, वरना बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। तुम्हारे मसले का हल मुझे निकालना है, और वो बात सामने बैठकर ही हो सकती है। इस तरह फ़ोन पर हम सिर्फ लड़ते रहेंगे।
अरहा ने मोबाइल कान से हटाकर एक पल को गहरी सांस ली। दिल की धड़कन और तेज हो गई थी। वो जानती थी कि अगर उसने जिद पकड़ी तो मामला और बिगड़ जाएगा, मगर उसकी अना इजाजत नहीं दे रही थी कि वो फौरन मान जाए। मैं नहीं आ रही मुआज, समझ गए? ये तरीका है तुम्हारा मुझसे बात करने का? धौंस, धमकी और हुक्म, वो भराई आवाज में बोली। मुआज सख्त लहजे में बोला, तुम आ रही हो क्योंकि आज के आज ही हम दोनों का फैसला होगा। अगर मुझसे आज़ादी चाहती हो तो छत पर आओ, बेहतर है कि हम अभी के अभी फैसला कर लें। चंद लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी रही और फिर वो गहरी सांस लेकर झपट से बोली, ठीक है, आ रही हूं, मगर याद रखना, ये तुम्हारा अंदाज मुझे कभी कबूल नहीं होगा। कॉल कट गई। कमरे में फिर वही सन्नाटा फैल गया, मगर अब उसके दिल की धड़कन इतनी बुलंद थी कि जैसे दीवारों से टकराकर गूंज रही हो। वो आहिस्ता आहिस्ता उठी, दुपट्टा संभाला और कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। रात के 2:30 बज रहे थे। आसमान पर चांद मद्दम सा रोशन था और सितारे साकित फजा में टिमटिमा रहे थे। हवेली की छत पर हल्की हल्की हवा चल रही थी, जो कभी नरम झोंके देती और कभी संजीदा खामोशी को और गहरा बना देती। अरहा दबे कदमों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आई। उसके दिल की धड़कनें अभी तक तेज थीं। जैसे ही वो छत पर दाखिल हुई, उसकी नज़र सामने रेलिंग के पास खड़े मुआज पर पड़ी। वो काले रंग की शर्ट में, हाथ जेब में डाले, एक शान ए बेनियाजी से खड़ा था। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी पुरकशिश शख्सियत और भी नुमायां हो रही थी। उसकी आंखों में एक दबदबा, एक रौब झलक रहा था। अरहा चंद लम्हे उसे देखती रही, मगर फिर खुद पर काबू पाते हुए गुस्से से उसके करीब गई। वो कुछ कहता उससे पहले ही वो सख्त लहजे में बोली, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? क्या मसला है तुम्हारे साथ? मुआज ने धीरे से सर उठाया, नजरें उस पर गड़ा दीं और खुश्क आवाज में बोला, मसला ये है कि तुम्हें तमीज़ नहीं है। तुम्हें दादी से बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी। तुम कल सुबह उनसे माफ़ी मांगोगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। वो मुझे तमाम बातें बताते हुए रो रही थीं। वो बुजुर्ग खातून हैं, तुम्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए। आज तुम किसी के बुढ़ापे का ख्याल करोगी तो अगले वक्त में लोग तुम्हारे बुढ़ापे का ख्याल करेंगे। समझ आई? अरहा की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। मैं कभी माफ़ी नहीं मांगूंगी। तुम्हें ज़्यादा मसला है तो तुम जाके माफ़ी मांग लो। तुम्हारे हिसाब से तो मैं तुम्हारी बीवी हूं ना? बीवी की गलती का बोझ शौहर पर होता है। जाके तुम संभालो सब कुछ। मेरे पीछे मत लगो और न करो भले मेरा ख्याल कोई भी। मैं अपना ख्याल खुद कर सकती हूँ। मुआज का चेहरा सख्त हो गया था। वो भारी लहजे में बोला, तुम्हें आखिर मसला क्या है मुझसे? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया है कि हर वक्त मुझसे उलझती रहती हो? शौहर हूं तुम्हारा, कम से कम थोड़ी बहुत इज्जत तो कर लिया करो। लेकिन इज्जत भी वही लोग करते हैं जिन्हें इज्जत का मतलब पता हो, मगर खैर तुम तो छोड़ ही दो। अरहा तंजिया मुस्कान के साथ बोली, मुझे करनी ही नहीं है तुम्हारी इज्जत। जबरदस्ती के रिश्तों में इज्जत नहीं होती, वहां सिर्फ समझौते और दुख होते हैं। और हाँ, नहीं है मेरे पास इज्जत और नहीं करना चाहती हूँ, खासकर तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं। चंद लम्हे खामोशी रही। हवा ने दोनों के दरमियान की तलखी को और बढ़ा दिया था। फिर मुआज ने गहरी सांस ली और बोला, मैंने तुम्हारे साथ ये फिजूल बहस करने के लिए तुम्हें ऊपर नहीं बुलाया। असल बात यह है कि मैं चाहता हूं कि हम दोनों अलग हो जाएं। हमारी जिंदगी यहीं तक थी। बड़ों के फैसले के आगे अब हम और नहीं झुकेंगे। मेरा और तुम्हारा एक साथ गुजारा नहीं है। तुम अलग सोच और दुनिया की मालिक हो, और मैं एक अलग इंसान हूं। हमारी सोचें कभी नहीं मिल सकतीं, तो बेहतर है कि जिंदगी को और उलझाए बिना हम गंभीरता से फैसला ले लें। अरहा ने हैरत और तजस्सुस के मिले जुले अंदाज में उसे देखा और अचानक बोली, तो फिर मुझे रात के इस वक़्त ऊपर बुलाकर ये सब क्यों सुना रहे हो? सीधी बात करो। वो कहीं न कहीं खुश ज़रूर थी, मगर अलग होने वाली बात पर अंदर कहीं एक तकलीफ हुई थी, जिसे वो ध्यान में नहीं लाना चाहती थी। माज की आंखों में अजीब सा इसरार झलका, लेकिन अलग होने से पहले मेरी एक शर्त है, और उस शर्त के बिना मैं कभी तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। अरहा भौहें सिकोड़ते हुए बोली, शर्त? बोलो, क्या शर्त है? अब उसे अंदाजा हो रहा था कि माज की बात में कोई मतलब छुपा है। माज ने नजरें चांद की तरफ उठाकर फिर उस पर गड़ा दी। मेरी शर्त यह है कि अगले हफ्ते मैं बिजनेस ट्रिप पर दुबई जा रहा हूं और तुम मेरे साथ चलोगी। वहां मैं न तुम्हारे करीब आऊंगा, न तुमसे अपना हक मांगूंगा, बस तुम मेरे साथ रहोगी। फिर मैं वापस आकर कोई बहाना करके तुम्हें छोड़ दूंगा। अलग होने की जिम्मेदारी मेरी होगी, तुम पर बिल्कुल भी नाम नहीं आएगा।
न तुमसे कोई नफरत करेगा और न ही तुम्हें कोई इल्ज़ाम देगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ दुबई चलना होगा। अरहा झुंझलाकर बोली, ये कैसी जिद है? क्यों फिजूल शर्त रख रहे हो? अगर रिश्ता ही नहीं रखना तो फिर मुझे साथ क्यों ले जाना चाहते हो? मामला अभी खत्म क्यों नहीं करते? 3 शब्द बोलो और अपनी और मेरी जान को आज़ाद करो। मिजार साय इस बार सख्त लहजे में बोला, मेरी जिद मानो, वरना याद रखो तुम सारी जिंदगी मेरे नाम पर बैठी रहोगी। तलाक नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और तुम मेरी जिद्दी फितरत से भलीभांति वाकिफ हो। को अरहा जानती थी कि वो जिद्दी है। उसकी शख्सियत में ऐसा गुरूर और रौब था जिसके आगे अक्सर लोग दब जाते थे। वो खामोश खड़ी रही, जहन में कई ख्याल उलझ गए थे। अगर वो अभी इनकार कर दे तो मामला और बिगड़ जाएगा। उसकी जिद के सामने खड़ा होना मुश्किल था। कुछ लम्हे सोचने के बाद अरहा आहिस्ता से बोली, ठीक है, मैं तैयार हूं। उसे यही फैसला मुनासिब लगा था। उसे अपने घरवालों से भी बिगाड़ना नहीं था और उसे अलग होना भी चाहिए था। बेहतर यही था कि वो उसकी शर्त मान लेती। माज की आंखों में एक लम्हे के लिए इत्मीनान की झलक आई, मगर चेहरे पर वही संजीदगी बरकरार रही। अरहा ने नजरें चुराईं और पलट गईं। उसके दिल में बेचैनी और खौफ दोनों उतर गए थे। वो जानती थी कि ये सफ़र महज एक जिद का खेल है, मगर फ़िलहाल उसे हार मानना पड़ा। छत पर हवा और तेज़ चलने लगी थी, जैसे आने वाले दिनों के तूफान का इशारा दे रही हो। पूरी रात उसकी अजीब कशमकश में गुजरी थी। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। उसे नहीं मालूम था कि वो किस तरह दुबई जाएंगे, मगर अब ये तय ज़रूर था कि जाना लाजमी है। दोपहर की धूप खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में फैल रही थी। अरहा अब तक अपने कमरे में उलझी बैठी थी कि एक नौकरानी आकर बोली, बीबी जी, दादी बेगम ने आपको अपने कमरे में बुलाया है। अरहा के कदम कुछ लम्हे रुके, मगर फिर वो संभल कर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई दादी बेगम के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर चौंक गई। सामने ही दादी बेगम ऊंची मसहरी पर टिक लगाए बैठी थीं। साथ रहमान साहब और उनकी अहलिया यानी उसके वालिदैन थे, और एक तरफ जुल्फ़िकार साहब और बैनिश बेगम जो माज के वालिदैन थे, वो भी गंभीरता से बैठे थे। अरहा ने नज़रें झुकाकर सलाम किया। दादी बेगम हाथ के इशारे से बोलीं, आ जाओ बेटा, बैठ जाओ। वो आहिस्ता से एक कोने की कुर्सी पर बैठ गई। दिल की धड़कन फिर तेज हो रही थी। दादी बेगम नरम मगर फैसलाकुन लहजे में बोलीं, देखो अरहा, हम सब ने बैठकर मशवरा किया है। हमारा पोता चाहता है कि तुम उसके साथ दुबई के बिजनेस ट्रिप पर जाओ। तुम उसकी बीवी हो, उसके लिए हलाल हो, कोई गुनाह की बात नहीं है। हम सब इस बात पर राजी हैं। असल बात यह है कि मैं चाहता हूं कि हम दोनों अलग हो जाएं। हमारी जिंदगी यहीं तक थी। बड़ों के फैसले के आगे अब हम और नहीं झुकेंगे। मेरा और तुम्हारा साथ नहीं बन रहा। तुम अलग सोच और दुनिया की मालिक हो और मैं एक अलग इंसान हूँ। हमारी सोचें कभी नहीं मिल सकती, इसलिए बेहतर है कि जिंदगी को और उलझाए बिना हम गंभीरता से फैसला ले लें। अरहा ने हैरानी और जिज्ञासा के मिले जुले अंदाज में उसे देखा और अचानक बोली, तो फिर मुझे रात के इस समय ऊपर बुलाकर ये सब क्यों सुना रहे हो? सीधी बात करो। वह कहीं न कहीं खुश ज़रूर थी, मगर अलग होने की बात पर भीतर एक पीड़ा भी थी जिसे वह अब ध्यान में नहीं लाना चाहती थी। माज की आंखों में अजीब सा जिद का इशारा था, पर अलग होने से पहले उसकी एक शर्त थी, और उस शर्त के बिना वह कभी तलाक नहीं देगा। अरहा ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, शर्त? बताओ क्या शर्त है? अब उसे अंदाज़ा होने लगा था कि माज की बातों में कुछ छिपा हुआ है। माज ने नज़रें चांद की ओर उठाकर फिर अरहा पर गड़ीं। मेरी शर्त यह है कि अगले हफ्ते मैं बिजनेस ट्रिप पर दुबई जा रहा हूँ और तुम मेरे साथ चलोगी। वहाँ मैं न तुम्हारे पास आऊँगा न तुमसे अपना हक मांगूंगा। बस तुम मेरे साथ रहोगी। फिर मैं वापस आकर कोई बहाना बनाकर तुम्हें छोड़ दूंगा। जिम्मेदारी मेरी होगी। तुम्हें किसी तरह का बदनामी नहीं होगी। न कोई तुम्हें नफरत करेगा और न किसी ने तुम्हें इल्ज़ाम दिया होगा। पर तुम्हें मेरे साथ दुबई आना होगा। अरहा झुंझुना कर बोली, ये कैसी जिद है? क्यों बेवजह शर्त रख रहे हो? अगर रिश्ता ही नहीं रखना तो फिर मुझे साथ क्यों ले जाना चाहते हो? मामला अभी ख़त्म क्यों नहीं करते? 3 शब्द बोल दो और हमारी जानों को आज़ाद करो। माज इस बार सख्त लहजे में बोला, मेरी जिद मानो, वरना याद रखो तुम सारी जिंदगी मेरे नाम पर ही बैठी रहोगी। तलाक नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और तुम मेरी जिद्दी फितरत से भलीभांति वाकिफ हो आए हो। अरहा जानती थी कि वह जिद्दी है। उसकी शख्सियत में एक ऐसा गर्व और रौब था जिसके सामने अक्सर लोग दब जाते थे।
वह चुप खड़ी रही। दिमाग में कई ख्याल उलझ गए। अगर वह अब भी इनकार कर दे तो मामला और बिगड़ सकता था। उसकी जिद के सामने आंख खड़ी होना मुश्किल था। कुछ लम्हों सोचने के बाद अरहा धीरे से बोली, ठीक है, मैं तैयार हूं। यह फैसला उसे सही लगा। वह अपने घरवालों से झगड़ा नहीं चाहती थी और अलग होना भी चाहती थी, इसलिए उसकी शर्त मान लेना ही बेहतर था। माज की आंखों में एक पल की संतुष्टि झलकी, मगर चेहरा संजीदा रहा। अरहा ने नजरें चुराईं और पलट गईं। उसके मन में बेचैनी और भय दोनों उतर आए थे। वह जानती थी कि यह सफ़र महज एक जिद का खेल है, पर फिलहाल उसे मानना पड़ा। छत पर हवा और तेज चलने लगी, जैसे आने वाले दिनों के तूफान का संकेत हो। पूरी रात उसकी कश्मकश में बीत गई। अगली सुबह धूप पूरी आबोताब से चमक रही थी। उसे नहीं मालूम था कि वे किस तरह दुबई जाएंगे, पर अब तय था कि जाना अनिवार्य है। दोपहर की धूप खिड़की के पर्दों से छन कर कमरे में फैल रही थी। अरहा अब भी अपने कमरे में उलझी बैठी थी कि नौकरानी आई और बोली, बीबी जी, दादी बेगम ने आपको अपने कमरे में बुलाया है। अरहा के कदम कुछ क्षण ठहरे, फिर वह संभल कर दादी बेगम के कमरे की ओर चली। दरवाज़ा खोलकर अंदर जाकर वह चौंक उठी। दादी बेगम ऊंची मसहरी पर टिकी बैठी थीं, साथ में रहमान साहब और उनकी पत्नी यानी उसके माता पिता, और एक और जुल्फ़िकार साहब व बैनिश बेगम जो माज के माता पिता थे, वे भी गंभीरता से बैठे थे। अरहा ने सिर झुकाकर सलाम किया। दादी बेगम ने हाथ के इशारे से कहा, आओ बेटा, बैठ जाओ। वह धीरे से एक कोने की कुर्सी पर बैठ गई। दिल की धड़कन तेज थी। दादी बेगम ने नरम पर निर्णायक लहजे में कहा, देखो अरहा, हमने सब मिलकर सलाह की है। हमारा पोता चाहता है कि तुम उसके साथ दुबई के बिजनेस ट्रिप पर जाओ। तुम उसकी बीवी हो, उसके लिए हलाल हो, इसमें कोई गुनाह नहीं है। हम सब इस बात पर राजी हैं। अरहा ठंडे लहजे में बोली, जो भी हो, अब यही होना है। रमीज ने बिना एक शब्द कहे फोन काट दिया। अरहा के कानों में बीप की आवाज़ गूंजती रही। उसने मोबाइल हाथ में पकड़े पकड़े आसमान की तरफ देखा। चांद बादलों के पीछे छिप रहा था और हवा उसके दुपट्टे को बार बार उड़ाए दे रही थी। दिल में एक अनजाना डर जरूर था, मगर उसने खुद को जबरदस्ती संभालते हुए सिर झुका लिया। यह रात रमीज के गुस्से और अपनी जिद के बीच टूट फूट का मंजर अपने भीतर समेटे खत्म हुई थी। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। 2 हफ्ते बाद घरवालों से अलविदाई मुसाफा और रस्मी दुआओं के बाद वह दोनों एयरपोर्ट पर पहुंचे। लंबे सफ़र की थकान और माहौल की हलचल के बावजूद अरहा का दिल अजीब सा बोझ महसूस कर रहा था। चेक इन और इमिग्रेशन के मरहले पूरे हुए और वह जहाज़ की सीट पर आकर बैठ गए। माज खिड़की के पास था, जबकि अरहा ने अपना बैग गोद में रखा और दोनों हाथ मजबूती से जोड़े हुए थीं। जहाज़ के अंदर हल्की हल्की रोशनियां जल रही थीं। मुसाफिरों की बातचीत का शोर, एयर होस्टेस की मुस्कुराहटें, सब आम सा माहौल था। मगर अरहा के दिल की धड़कनें गैर मामूली थीं। जैसे ही अनाउंसमेंट की आवाज़ आई और जहाज़ ने रनवे पर रफ्तार पकड़ी, उसका दिल धक से हुआ। उड़ान भरते ही उसने घबराकर रुख मोड़ा और सीधी माज के सीने से लग गई। माज चौंक कर एकदम साखित हो गया। लम्हा भर उसे समझ ही नहीं आया कि क्या करे, फिर धीरे से उसके बाजू पर हाथ रखा। अरहा की घुटी हुई आवाज़ उसके कानों में पड़ी, प्लीज़ मुझे हटाना मत, मुझे बहुत डर लग रहा है, दिल बहुत घबरा रहा है। माज के चेहरे पर पहली बार नरमी उतर आई। वह नरम लहजे में बोला, काम डाउन, डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। अरहा के हाथ कांप रहे थे। वह हिचकिचाते हुए बोली, मेरा दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा है, ऐसा करो, फ्लाइट रुकवा दो, हम उतर जाते हैं। माज ने एक लम्हा उसे देखा, फिर जानबूझकर होंठों पर कड़वाहट ले आया, अब याद आया तुम्हें मैं? वरना तुम तो रमीज के साथ ही उलझी रहती थीं। और सुनो, जिस तरह तुमने दादी बाबा सबसे बदतमीजी की थी ना, तुम जानती भी हो मैंने सबको कैसे राजी किया, वरना तुम्हें कोई भी इस फ्लाइट पर नहीं बैठने देता। अरहा ने आंखें बंद करके सिर झुका लिया, जैसे हिम्मत टूट रही हो। घुटी आवाज़ में बस इतना बोली, ये कोई वक्त है इन बातों का? प्लीज़ चुप हो जाओ, मुझे टेंशन हो रही है। माज जानबूझकर सख्त लहजे में बोला, नहीं सुनोगी तुम, हर वक्त जिद करती हो। कभी सोचा भी है कि मैं क्यों हर बार सबसे टकरा जाता हूँ? ये सब तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। अरहा ने आंखों की नमी छुपाते हुए रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया, लेकिन माज ने देख लिया कि उसकी सांसें अब भी बेतरतीब हैं। उसने कुछ लम्हों बाद धीरे से सिर पीछे टिकाया और हल्के से बोला,
ठीक है, अब बस ज्यादा मत सोचो, हम हवा में हैं। अरहा ने कांपते होंठों के साथ खिड़की से बाहर झांका। बादलों के झुरमुट में जहाज तैर रहा था। धड़कते दिल के साथ वह धीरे से बोली, हम हम वाकई उड़ान भर चुके हैं। माज ने हल्की सी मुस्कुराहट छुपाकर सिर हिलाया। हाँ, वह उससे और बात करना चाहती थी, होंठ खुले भी, मगर माज ने हाथ के इशारे से रोकते हुए कहा, बस सब चुप हो जाओ, मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना है। अरहा ने थोड़ा सा मुंह बनाया और दोबारा सिर मोड़कर बोली, तुम हर वक्त ऐसे क्यों हो? जरा सा प्यार से बात नहीं कर सकते? अच्छा, एक बात सुनो। अरहा, माज इस बार नजरें मिलाकर सख्ती से बोला, चुप हो जाओ। वह रुक गई। फिर खामोशी छा गई। जहाज अपनी रफ्तार से हवा को चीरता हुआ बढ़ता रहा। चंद लम्हों बाद अरहा के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। अगर माजा उसे इन फजूल बहसों में न उलझाता तो शायद वह डर के मारे अभी तक कांप रही होती। दिल की धड़कन अब भी तेज थी, मगर उसके जहन से डर कहीं पीछे छूट गया था। एक लंबी मुसाफत तय करके वह लोग दुबई लैंड कर गए थे। दुबई एयरपोर्ट की हलचल अपने चरम पर थी। रोशनियां, लोगों की भीड़, अलग अलग जबानों की मिली-जुली आवाज़ें, बड़े-बड़े बैग घसीटते मुसाफिर, हर तरफ एक तेज़ रफ्तार बहाव था। अरहा और माज भी उस हुजूम का हिस्सा बने बाहर की तरफ बढ़ रहे थे। थकान उनके चेहरों पर साफ थी, मगर दोनों के बीच की तनी हुई डोर अब भी कायम थी। माज ने उसका हाथ मजबूती से थाम रखा था। एक लम्हे को वह रुका और एक खाली बेंच की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम यहाँ बैठो, मैं टैक्सी करके आता हूँ, बैग भी साथ ही ले आऊँगा। हाथ छोड़ो मेरा। अरहा अचानक रुक गई, आंखों में गुस्से की चमक ले बोली, क्यों छोड़ूं मैं? बाबा ने कहा था हर वक्त तुम्हारे साथ रहना है, मुझे अकेला छोड़ने का सोचो भी मत। माज ने उसकी बात पर हल्की सी ठंडी आह भरी और झुंझलाकर उसके दोनों हाथ सख्ती से थाम लिए। ये क्या ड्रामेबाजी है? अरहा, तुम इस तरह क्यों प्रिटेंड कर रही हो जैसे सच में मेरी बीवी हो? छोड़ो मुझे, तमाशा मत बनाओ यहाँ। अरहा करीब हुई, उसकी आंखों में डटकर देखते हुए बोली, बीवी ही हूं तुम्हारी, निकाह में हूं तुम्हारे। ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, वरना कसम खाकर कहती हूं, यहीं शोर मचा दूंगी कि तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, फिर देखना किस तरह लोग तुम्हारे इर्द गिर्द जमा होते हैं। माज के चेहरे पर सख्ती उभर आई। वह दांत भींच कर बोला, मचाओ शोर, मैं भी देखूंगा फिर तुम्हारे ये ड्रामे यहाँ किस हद तक चलते हैं। अरहा ने तंजिया मुस्कान के साथ गर्दन अकड़ाई और बोली, तुम्हें लगता है मैं डर जाऊंगी? तुम तो हमेशा यही चाहते हो कि मैं खामोश रहूं, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। अगर तुम मुझे छोड़कर गए ना, तो यकीन करो ऐसी बदनामी होगी कि तुम्हें मुंह छुपाना पड़ेगा। माज झुककर करीब आकर बोला, अरहा, तुम्हें पता भी है कहाँ खड़ी हो? ये दुबई है, तुम्हारा पाकिस्तान नहीं कि लोग हर बात पर शोर मचा दें। यहाँ अगर कोई सिक्योरिटी आ गई तो सबसे पहले तुम्हें ही रोकेगी, मुझे नहीं, समझ रही हो ना? अरहा पल भर के लिए रुकी, मगर फिर भी हाथ और मजबूती से पकड़कर बोली, मैं जानती हूँ कहाँ हूँ, लेकिन ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारी जिद अपनी जगह, मगर मेरी जिद भी कम नहीं। मैं साथ रहूंगी, और यही बाबा का हुक्म है। तुम चाहो या न चाहो, मुझे अब तुम्हारे साथ ही रहना है। वह जानबूझकर उसे तंग कर रही थी। माज ने गुस्से से होंठ भींचे, मगर हाथ नहीं छोड़ा। वह एक कदम आगे बढ़ा तो अरहा ने भी उसके साथ कदम मिलाया। क्या हर वक्त झगड़ने के लिए ही तुमने ये सफ़र किया है? अरहा तेजी से बोली, झगड़ूंगी भी, सवाल भी करूंगी, और साथ भी रहूंगी। तुम्हारे मिजाज की गुलामी नहीं करूंगी। और अगर तुम्हें ये सब बुरा लग रहा है तो सीधा कह दो, तुम्हें बीवी के नाम पर सिर्फ खामोश गुड़िया चाहिए थी, जो मैं नहीं हूं। माज पल भर को खामोश रहा। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और थकान भी। फिर वह आहिस्ता से बोला, तुम्हारी जुबान कभी नहीं थम सकती है ना? लेकिन याद रखो, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। तुम चाहो शोर मचाओ या जिद करो, हाथ पकड़कर ले जाऊंगा। अरहा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कदम उसके कदम से मिलाया और बोली, तो ठीक है, चलते रहो। मेरा हाथ छोड़ने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें भी पता है मैं क्या कर सकती हूँ। वह दोनों भीड़ में एक दूसरे के साथ तेज कदमों से आगे बढ़ते रहे। हुजूम, शोर और थकान के बीच भी उनके हाथ एक दूसरे में जकड़े रहे। झगड़ा जारी था, जिदें भी, मगर साथ होने का तासुर हर कदम पर और वाजह होता जा रहा था। पूरा दिन ट्रैवल में ही गुजर गया था। होटल रूम की खामोशी अजीब सा बोझ लिए हुए थी।
बाहर शहर की रोशनियां खिड़की के पर्दों के पार मध्यम झलक रही थीं, मगर अंदर दोनों अपने अपने हिसार में कैद थे। माज सोफे पर बैठा लैपटॉप पर नजरें जमाए हुए था, जबकि अरहा कंबल ओढ़े बिस्तर पर करवट लिए लेटी थी। कुछ लम्हे यूं ही गुजर गए जैसे वक्त थम गया हो। खामोशी को पहली बार अरहा ने तोड़ा। वैसे वह हिचकिचाई, फिर धीरे से बोली, हम कहीं घूमने भी जाएंगे क्या? माज बिना नजरें हटाए बोला, हम यहाँ हनीमून मनाने नहीं आए अरहा, ये बिजनेस ट्रिप है। तुम यहीं रहोगी और मैं अपना काम मुकम्मल करूंगा। 1.5 हफ्ते की बात है, फिर वापस चलेंगे। अरहा कंबल झटकते हुए सीधी होकर बोली, तो फिर मुझे लाए क्यों हो यहाँ कमरे में कैद करने के लिए? अगर कैद ही करना था तो हवेली में कर देते। मैं तुम्हारे हुक्म के बिना बाहर नहीं जाती। उसकी बात पर माज लैपटॉप बंद करके झुंझलाहट से उठकर बोला, क्या चाहती हो? वाकई तुम्हारे साथ हनीमून मनाना शुरू कर दूं? अरहा के लबों पर तलखी उभरी। मेरा मतलब वो नहीं था, मैं सिर्फ। उसके बोलने से पहले ही माज उसके करीब आ बैठा। उसकी नजरें सीधी अरहा के चेहरे पर जमी थीं। क्या मतलब है तुम्हारा? बोलो। अरहा ने सर नफी में हिलाया और बमुश्किल बोली, कोई मतलब नहीं। तुम सोफे पर सो जाना, मैं यहाँ सोऊंगी। माज के होंठों पर एक जिद्दी मुस्कान उभरी। नहीं, शर्तों में ये भी शामिल था कि हम साथ रहेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे बराबर में ही सोऊंगा। अरहा ने कंबल अपनी गिरफ्त में और सख्त किया, मगर माज की कुर्बत और आवाज़ की गर्मी ने उसके दिल की धड़कनें तेज कर दी थीं। दोनों के दरमियान खामोशी छा गई, लेकिन वो खामोशी अल्फाज से ज्यादा कुछ कह रही थी। माज ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और कंबल पर अपनी उंगलियां रख दीं। अरहा ने मज़ाहमत करते हुए कंबल और जोर से खींचा। ये क्या कर रहे हो? हद में रहो, हद। माज ने धीरे से दोहराया, कभी कभी हदें तोड़नी पड़ती हैं। उसकी नज़रें इतनी गहरी थीं कि अरहा एक पल को नज़रें चुरा नहीं सकीं। वह हिचकिचाते हुए बोली, मैं तुम्हें करीब आने की इजाज़त नहीं दूंगी। मगर जुमला अधूरा रह गया था। माज झुककर उसके बालों पर अपनी सांसें छोड़ने लगा था। अरहा के दिल में एक ठंडी लहर दौड़ी और फिर वह खुद को रोकने की कोशिश में और उलझ गई थी। छोड़ो मुझे, माज। उसकी आवाज़ नरम पड़ गई थी। छोड़ दूं? माज ने उसके चेहरे को थामकर सरगोशी की। अरहा, कभी कभी इंसान खुद से भी भाग नहीं सकता। पहले उसने मज़ाहमत की, हाथ पीछे खींचे, मगर जैसे ही माज के लब उसके लबों के करीब आए, उसकी सारी ताकत पिघलने लगी। एक लम्हे बाद वही मज़ाहमत सुपुर्दगी में बदल गई थी। उसने अपने लबों की नरमी उसके लबों पर बिखेर दी, जैसे बरसों की खामोशी एक बोसे में सिमट गई हो। अरहा की आंखें बंद हो गई थीं, दिल की जिदें एक एक करके ढेर होने लगी थीं। कंबल, सर्दी, खामोशी, सब कहीं पीछे रह गए थे। कमरे में बस धड़कनों की आवाज़ थी और वो अनदेखी सरहदें जो टूट चुकी थीं। अगली सुबह का सूरज पूरी आभा के साथ चमक रहा था। कमरे में दोपहर की हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। पर्दे आधे खुले थे और सूरज की किरणें फर्श पर तेज धब्बे डाल रही थीं। वह बिस्तर पर बैठी थी, दोनों हाथों से कंबल के किनारे को मरोड़ते हुए। दिमाग और दिल जैसे किसी धुंध में लिपटे हुए थे। रात का ख्याल आते ही उसका जिस्म कांप उठता, रोंगटे खड़े हो जाते। मैंने ये क्या कर दिया? उसने सिर थामकर सरगोशी की। जज्बात में बहकर खुद पर काबू न रख पाने का दुख उसके वजूद को कुचल रहा था। वह सोच ही रही थी कि अचानक मोबाइल फ़ोन बजने लगा। उसने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। मुआज की ही कॉल थी। अभी वह हेलो कहने ही वाली थी कि दूसरी ओर से एक अजनबी मर्द की हड़बड़ाई हुई आवाज़ आई। ये शायद आपके हस्बैंड हैं। ये लॉबी में बेहोश हो गए हैं, आप फ़ौरन आ जाइए। उसका दिल जैसे हलक में आ गया। जी, जी, ये मेरे हस्बैंड का ही फ़ोन है। वो कहाँ हैं? सेकंड फ्लोर पर, आप जल्दी आइए। उसने मोबाइल हाथ से फेंका और लगभग भागती हुई बाहर निकली। सीढ़ियां उतरते हुए उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, सांस फूली हुई थी। जैसे ही वह सेकंड फ्लोर पर पहुंची, सामने का मंजर देखकर उसका दिल दहल गया। मुआजा जमीन पर पड़ा था, हाथ पांव ढीले, चेहरा जर्द। चारों तरफ लोग जमा थे। मुआज! वह घबराहट में चीखी और उसकी तरफ लपकी। उसका सर अपनी गोद में रखते हुए उसे थपथपाने लगी। आंखें खोलो प्लीज, कुछ तो बोलो। भीड़ में से किसी ने कहा, एम्बुलेंस को बुलाइए। इससे पहले कि वह कुछ कहती, एक स्टाफ मेंबर आगे बढ़ा। मैडम, हमने डॉक्टर को बुला लिया है, बेहतर होगा इन्हें कमरे में ले चलें।
वह जल्दी से बोली, हाँ प्लीज, खुदा के लिए जल्दी कीजिए, पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। चंद लम्हों बाद वह लोग मुआज को सहारा देकर कमरे तक ले आए। वह कदम कदम साथ चलती रही, उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कमरे में पहुंचकर वह बेचैनी से चक्कर लगाने लगी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और डॉक्टर अंदर आया। उसने मुआज का चेकअप किया, दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर सब देखा। वह घबराई हुई बोली, डॉक्टर, क्या हुआ इन्हें, ठीक है ना? डॉक्टर ने नरमी से जवाब दिया, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। लेकिन फिक्र न करें, सही वक्त पर ध्यान रखा तो मसला काबू में रहेगा, मगर एहतियात ज़रूरी है। अगर हालत संभली नहीं तो इन्हें हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ सकता है। वह हकलाती आवाज़ में बोली, तो कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? डॉक्टर ने तसल्ली दी, अभी नहीं, मगर देखभाल ज़रूरी है। इन्हें हल्का खाना दीजिए, पानी ज़्यादा पिलाइए, दवा मैंने लिख दी है, वक्त पर दे दीजिएगा, और आज रात खास तौर पर इन पर नज़र रखिएगा। जी, मैं ख्याल रखूंगी। वह बार बार सिर हिलाती रही। डॉक्टर हिदायतें देकर चला गया। कमरे में फिर खामोशी छा गई, मगर उस खामोशी में टेंशन चीख रही थी। वह बेड के किनारे बैठ गई, मुआज के चेहरे को देखते हुए। वह आधे बेहोश से थे, पलकें हल्की हल्की हिल रही थीं। उसने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। तुम्हें कुछ नहीं होगा मुआज, मैं हूं ना। रात तक उसने एक लम्हा भी चैन से नहीं गुजारा था। दवा वक्त पर दी, पानी पिलाया, कभी उसके माथे पर गीला रुमाल रखा। जब भी मुआज जरा सा हिलते, वह फौरन चौंक कर उनके पास झुक जाती। आंखें नींद से बोझिल जरूर हुईं, मगर उसने पलकें तक बंद नहीं कीं। एक एक लम्हा उसके लिए भारी था। कमरे में घड़ी की सुइयां चलती रहीं और वह लगातार एक ही दुआ दोहराती रही, खुदा करे ये ठीक हो जाए। उस रात उसने सिर्फ एक काम किया था, अपने शौहर का पहरा देना, जैसे अपनी जान पर पहरा दे रही हो। 2 दिन बाद कमरे की हल्की रोशनी जल रही थी। मुआज बिस्तर पर गहरी नींद सो रहा था। उसका चेहरा अब भी जर्द सा था, मगर नींद की गहराई में सुकून झलक रहा था। वह उसके करीब बैठी थी, दोनों हाथों से धीरे धीरे उसका सर दबा रही थी और हल्की आवाज में कुरानी आयतें पढ़कर उस पर दम करती जा रही थीं। उसके दिल में एक ही दुआ थी कि खुदा उसे सेहत दे। चंद लम्हों बाद अचानक मोबाइल फोन की घंटी ने खामोशी को तोड़ दिया। वह चौंकी, मोबाइल उठाकर देखा तो स्क्रीन पर रमीज का नाम चमक रहा था। एक लम्हे के लिए उसकी नज़रें मुआज पर जा ठहरीं, जो बेखबरी में सो रहा था। फिर जैसे किसी फैसले के तहत उसने फ़ोन रिसीव कर लिया। कहाँ हो तुम लोग? रमीज की करख्त आवाज़ गूंजी। अभी तक वापस क्यों नहीं आए? ये सब क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? वह गुस्से से भड़क उठी। फिजूल गुफ्तगू से परहेज करो रमीज, तुम मुझ पर चीखने वाले होते कौन हो? वह अपनी परेशानी में इतनी उलझी हुई थी कि उसे किसी का ख्याल ही नहीं रहा था। रमीज के लहजे में और तलखी आ गई। मैं सही कह रहा हूं तो तुम्हारा इरादा यही था ना? तुम चाहती यही थी कि बहाने से निकल जाओ और अब वहां बैठकर हनीमून मनाओ। यही सब प्लान किया था तुमने। उसका दिल तड़प उठा, मगर लहजा और सख्त हो गया। चुप रहो रमीज, मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो रही है। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, अभी मुआज की तबीयत ठीक नहीं है। मेरे साथ उल्टी सीधी बात करके मेरा दिमाग खराब मत करो। रमीज तंजिया हंसा। हाँ, अब तो ये सब तमाशे होने ही हैं। तुम अभी बैठी उसकी खिदमत कर रही होगी ना? वह लम्हा भर को खामोश रही, फिर भरपूर एतबार से बोली, हाँ कर रही हूं, और क्यों ना करूं? वो मेरा शौहर है, मेरा हक है ये। और तुम एक बाहर के आदमी हो, मेरे लिए अब सिर्फ एक दोस्त। सुन रहे हो? बस एक दोस्त। रमीज जैसे सुनकर भी यकीन न कर पाया। क्या ये सब कुछ तुम? उसने उसकी बात काट दी। आवाज में लरजिश के बावजूद शिद्दत थी। आज के बाद अगर तुमने मुझे दोबारा कॉल की, मैसेज किया या इस टोन में मुझसे बात करने की कोशिश की तो खुदा की कसम तुम्हारा हश्र बुरा कर दूंगी। यह आखिरी बार है, मैं तुम्हें समझा रही हूं। तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब दोबारा फ़ोन मत करना। ये कहते ही उसने फ़ोन काट दिया। हाथ कांप रहे थे, सांस तेज हो रही थी। अगले ही लम्हे मोबाइल उसके हाथ से फिसला और जोर से फर्श पर जा गिरा, जैसे उसके दिल का बोझ भी जमीन पर आ गया हो। उसकी नज़रें फिर मुआज के चेहरे पर जम गईं। वह सुकून से सो रहा था, जैसे दुनिया की हलचल से बेखबर हो। उसकी आंखों से खुद ब खुद आंसू बह निकले, उसके लबों से दबी दबी आवाज़ निकली, मैंने हमेशा तुम्हें चाहा था मुआज,
हमेशा, मगर तुम तक पहुंचने में मेरे और तुम्हारे दरमियान रमीज का गुरूर, उसकी जिद और उसका गुस्सा हायल रहा। वह धीरे से झुककर मुआज के माथे पर हाथ फेरने लगी। मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती थी, मगर वो जिद्दी रवैया, वो सख्त लहजा, उसने मुझे हमेशा दूर किया। और अब यहाँ आकर, तुम्हारे करीब आकर मुझे एहसास हो रहा है कि जितना सुकून तुम्हारे साथ है वो कहीं और कभी नहीं था। उसने गहरी सांस ली, आंसू साफ किए और कंबल जरा ऊपर करके मुआज के शाने पर टिक गई। अब जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, ये मेरा फैसला है। वह धीरे से बिस्तर के किनारे से उठी, कदमों की आहट दबाने की कोशिश की ताकि उसे जगाए बिना बाहर निकल सके, मगर उसी पल एक मजबूत पकड़ ने उसकी कलाई थाम ली। वह चौंकी, पलटकर देखा तो मुआज नींद जागते हुए भी पूरी शिद्दत से उसे रोक रहा था। कहाँ जा रही हो? वह धीमी आवाज में बोला, आंखों में हैरानी और फिक्र साथ लिए। वह घबरा गई। हाथ छोड़ो, मुझे जाना है। मुआज ने पकड़ और मजबूत कर दी। पहले ये बताओ, रो क्यों रही हो और रात भर क्यों जागती रही? मैं सो रहा था लेकिन मुझे सब महसूस हो रहा था। उसने नजरें चुरा लीं। मैंने कहा ना, हाथ छोड़ो, मुझे नहीं बताना कुछ। वह धीरे से उठ बैठा और उसके सामने आ गया। नहीं, आज तुम्हें बताना होगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हें यूं टूटते देखना। उसकी आवाज में अजीब सी आजिज़ी थी, जैसे बरसों का बोझ एक लम्हे में ढह गया हो। कुछ पल खामोशी के गुजरे, फिर मुआज धीरे से बोला, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, हमेशा से। इसीलिए तुम्हें यहां लेकर आया था। मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता, कभी भी नहीं। तुम्हें खोना मेरे बस में नहीं है। वह हक्का बक्का उसकी तरफ देखती रह गई। क्या? हाँ, वह गहरी सांस लेकर बोला। मैंने जिद की, शर्तें रखीं, सख्त लहजा अपनाया, लेकिन दिल के अंदर सिर्फ तुम्हारी जगह है। मैं चाहता था तुम्हें अपना बना लूं ताकि मुझे किसी और के सहारे की जरूरत न रहे। वह लम्हा भर को खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, तुम जानते हो क्यों मैं रमीज के साथ थी? क्योंकि तुम मुझे लिफ्ट ही नहीं कराते थे। जब तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं थी, तब मैंने वहां सहारा तलाश किया। लेकिन सच ये है कि मेरा दिल कभी भी उसका नहीं हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। जब मेरा शौहर मेरे साथ है, मेरा साथ देता है, तो मुझे रमीज या किसी और की जरूरत ही नहीं। मुझे तुम चाहिए थे, हमेशा से। अब जब तुम मिल गए हो तो मैंने उसको छोड़ दिया। मुआज ने आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछे। तो फिर अब कोई फैसला बाकी नहीं, हम दोनों साथ हैं। वह हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, हाँ, साथ हैं, लेकिन शर्त एक है। वह हैरान हुआ, क्या शर्त? वह शोखी से बोली, आइंदा मेरे साथ बदतमीजी नहीं करनी, वरना दोबारा लिफ्ट नहीं दूंगी तुम्हें। मुआज हंस पड़ा, ये भी कोई शर्त है? तुम तो हर बात पर रूठने को तैयार रहती हो। वह बनावटी खफगी से बोली, हाँ, तो तुम भी हर वक्त हुक्म चलाने वाले बनते हो। अब शौहर बीवी का फर्क थोड़ा सा कम करो। वह कहा खा लगाकर बोला, ठीक है बेगम साहिबा, अब से आप ही का हुक्म चलेगा। वह नरम लहजे में कही गई बात सुनकर और ज्यादा संजीदा नहीं रह सकी। मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और उसके कंधे से लग गई। मुआज ने उसे बांहों के हिसार में ले लिया। दोनों की आंखों में सुकून उतर आया। कुछ लम्हों बाद वह शोखी से फिर बोली, वैसे एक बात बताओ, अगर मैं अब भी कह दूं कि मुझे रमीज याद आ रहा है तो? मुआज फौरन भौहें चढ़ाकर बोला, तो मैं तुम्हें यही होटल की खिड़की से नीचे फेंक दूंगा। वह हंस पड़ी, आंखों से आंसू निकलते हुए भी चेहरे पर खौशी थी। पागल! दोनों का ये सफर एक नए आगाज में बदल गया, मोहब्बत, एतबार और थोड़ी सी नोकझोंक के साथ।